अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो इनका शौक़ सियासत होता है, लेकिन जिनका जुनून ज़राअत भी है। और सैयद फ़खर इमाम जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के, वो कभी भी अपोजिशन में हों या हुकूमत में ज़राअत पर बात करना नहीं भूलते। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, कैसा लग रहा है इस दफ़ा आपके पास खुद आप हमेशा बात करते रहे हैं ज़रूरी इशूज़ के ऊपर, आपकी गहरी नज़र रहती है, आप हमेशा हुकूमत में हो या अपोजिशन में आप गाइड करते रहते हैं। आप खुद इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं फूड सिक्योरिटी के, जो बराह रास्त ज़राअत से उसका ताल्लुक़ तो नहीं है लेकिन इंटरेक्ट ज़रूर। तो आप कैसे इस ज़िम्मेदारी को देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की आज सिचुएशन है और जो हमारे हालात हैं इस वक्त मैंने कलम अख्तियार लिया अप्रैल में, तो गंदम का फसल तो आ चुका था और उसमें शॉर्टेज 15 से 17 लाख टन के करीब मुल्क की सतह पर है। हमारा टारगेट था तकरीबन 27 मिलियन टन और प्रोडक्शन जो थी, जो उसके शुरू में फिगर थे प्रोविजनल, वो 25.5 थे, अब 25.25 फाइनल फिगर सूबाई हुकूमतें में फिगर देती। अब उसके साथ फिर हुकूमत ने फैसला किया कि हम इसकी दरामद करेंगे। इंपोर्ट शुरू हो चुकी है और शुरू में तो प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा था कि वो उन्होंने कहा कि बड़े एक्टिव थे और उन्होंने कुछ हद तक डिलीवर भी किया कि अब तक कराची में 4,30,000 टन हमारी गंदम यूक्रेन से आ चुकी है। और उसके अलावा जब ये गंदम का फसल आया तो जो प्रोक्योरमेंट थी, जो ख़रीदारी थी, हमारी सूबाई हुकूमतें ज़्यादा करती हैं। वफाक में एक पास्को का इदारा है वो भी करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो पंजाब ने ख़रीदारी की। इसका हदफ था 4.5 मिलियन टन, 4 मिलियन टन के करीब इन्होंने अपना हदफ पूरा किया और फिर वहाँ उन्होंने आके ख़त्म कर दिया। पिछले साल पंजाब ने तकरीबन 3.1 मिलियन टन, 31 लाख टन किया था, इस दफ़ा 40 लाख टन किया, 9 लाख टन का इजाफा हुआ। सिंध ने पिछले साल बिल्कुल नहीं ख़रीदारी की थी, इस साल उन्होंने 12.5 लाख टन की ख़रीदारी की और पास्को ने भी 12 लाख टन की ख़रीदारी की और बलूचिस्तान ने कोई 90,000 टन, केपी ने कोई नहीं की क्योंकि उनकी पैदावार कम थी। तो टोटल जो ख़रीदारी 65-66 लाख टन पब्लिक सेक्टर ने ख़रीदारी की। ये तो एक उसका पहलू है। अब उसके अलावा भी जब ये शॉर्टेज की बात हुई तो ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि हम बरामद करेंगे और इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर ने बुकिंग की हुई है वो 4,30,000 टन के अलावा दिसंबर के आखिर तक 10,90,000 टोटल उन्होंने करनी है, यानी कि 6,60,000 टन के तो LCs उन्होंने फर्म किए हुए हैं। पब्लिक सेक्टर में जो कि हमारी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी 3,30,000 के LCs इस्टेब्लिश कर ली हैं और उनका तीसरा जो है टेंडर वो खुलेगा। 2 टेंडर उन्होंने रद्द किए थे बीच में और अब ये इसके साथ अगर ये 3 लाख का हो जाता है 5 को जो कल है, तो फिर 6,60,000 टन जो होगी वो वहाँ आ जाएगी। तो इसके साथ इनका हदफ है कि हम 15 लाख टन तक, हुकूमत का फ़ैसला था कि 15 लाख टन तक हम लेंगे, तो इसके बाद फिर तकरीबन 8.5 लाख टन ये ले आएंगे। इसके अलावा भी G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान ने रशियन गवर्नमेंट से हमारी मिनिस्ट्री ने उनके साथ ख़त किताबत की और ये भी फ़ैसला हो चुका है कि हम 1,80,000 टन रशिया से इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से फिर मेरा ख़्याल में जो ये अगर हम उसको प्राइवेट सेक्टर को अगर 10,90,000 टन के कहें, क्योंकि उनकी तो वैसे पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा है, उनको जो लाइसेंसेस इशू किए वो तो 26 लाख टन की थी। अब देखना ये है कि वो LCs कितनी इस्टेब्लिश, हम उम्मीद करते हैं कि वो काफ़ी करेंगे, बट जो हमारे हाथ में है चीज़ उसकी मैं बात कर रहा हूँ
और ये जब 15 लाख टन सरकार का हो जाएगा और तकरीबन 11 लाख के करीब प्राइवेट सेक्टर का, तो उससे 26 लाख टन इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास वो जो 17 लाख का एक गैप था वो पूरी तरह कवर हो जाएगा। अच्छा, जो गैप की बात हो रही है, फसल आई, फसल के फ़ौरन बाद उसकी जो कीमत बढ़ी और फिर आटे की कीमत पे भी उसका असर पड़ा, तो एक सवाल पैदा हुआ कि यार ऐसा क्यों हुआ। आपने भी असम्बली में भी बात की, जुलाई में अपना खिताब किया, उसमें भी आपने जिक्र किया इसका कि यार ये क्या हुआ। तो इसमें क्या फैक्टर्स आप क्या समझते हैं, क्या थे? आपको मिनिस्ट्री संभालते ही फ़ौरन इसको गंदम के इशू को देखना था, और आप क्या समझते हैं कि हाँ कोई इशू फैक्टर एक ही है बुनियादी। जब पाकिस्तान की गंदम 1300 रुपये 40 kg यहाँ 7-8 साल हम मुकर्रर कीमत की मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ गंदम की होती है पाकिस्तान में। शुगर की इंडिकेटिव प्राइस है, इंडिकेटिव है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। ये गंदम ही एक, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का सबसे अहम तरीन फसल है और ये तकरीबन 30-35% हिस्सा है हमारी खुराक का, और हर आदमी के लिए ये एक अहम तरीन ज़रूरत है न्यूट्रिशन के लिए। तो इस वजह से ये गंदम के ऊपर ख़ास तौर पे हुकूमत और हमारे अवाम का इसमें बहुत ही गहरा नेचुरली है। तो जो ये जब 1300 रही तो उस वक्त इंटरनेशनल प्राइस हमेशा कम रहे, ये बुनियादी बात। तो अगर यहाँ हमारे पास कई दफ़ा 60 लाख टन पड़ी रहती थी, कभी 70 लाख टन, कभी 40, कभी उसका किसी को मोटिवेशन नहीं थी, वो कहाँ बेचते पाकिस्तान के अलावा। अगर बाहर लेकर जाते तो 1100 पे कौन लॉस में करता है, तो वो नहीं गई, स्मगलिंग नहीं हुई, वैसे भी नहीं गई। अब बल्कि जब जाती थी तो सब्सिडाइज होकर जाती थी, क्योंकि वो कम्पीट नहीं करती थी मार्केट में। तो ये पहली मरतबा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा थी, 1700 से लेकर 2100 तक थी। तो जिन लोगों ने फिर एक स्पेकुलेटिव मार्केट, वही बात जो मैंने की फ्लोर पे, कि यहाँ एक स्पेकुलेटिव मार्केट के लोग आ गए फौरी तौर। हालांकि अगर आप देखें हमारी अगर ज़रूरत थी तो आखिरी 30-35 दिन में शॉर्टेज होनी थी, अगर आप 365 दिन के ऊपर देखें। तो उन्होंने वो एक आर्टिफिशियल मार्केट को खेल कर शुरू से ही ये कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव था कि निकालेंगे तो प्रॉफिट होगा। वो काम ही प्रॉफिट के लिए करते हैं ना, वो कोई कौम के लिए तो लाजिम तौर पर नहीं होता कि उनको कोई वो है कि जी 1400 के लिए और उसमें जो हमारे इंसिडेंटल्स बनेंगे उसके साथ हम 470 पे दे दें या 1500 पे दे दें। नहीं, वो तो और तरह देखते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक बिज़नेस है, एक ट्रेड है उन्होंने। तो वो जब इंटरनेशनल प्राइस अगर यहाँ से निकाल दें बॉर्डर पे और 3 दिन के बाद उनको वो मिल जाए इतना मार्जिन, और बग़ैर किसी चीज़ के सिवाय ख़रीदारी 1400, अगर 1400 पे ली तो, और फिर बाहर 1800-1900 2000 पे, तो वो अट्रैक्शन थी। और वो आज भी है, वो आज भी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइस वहीं खड़ी है। तो इस वजह से यहाँ एक किस्म का ये बहरान कह लें, क्राइसिस कह लें। और फिर एक और चीज़ भी हुई कि जब पंजाब में ख़ास तौर पे पहली मरतबा शायद उस तरीके से इन्होंने बड़ी अग्रेसिव बाइंग की है हमारी हुकूमत ने, तो ये 40 लाख टन था, क्योंकि इनको पहले दिन हदफ तो था पिछले साल से 50% बढ़ा दिया था, 31 की बजाय 45 लाख टन। तो उनको ये था कि हम एनर्जाइज होकर बड़ी तरीके से इसकी जो हदफ है, टारगेट है, हम पूरा करें। क्योंकि पिछले साल भी इस फसल में आपको याद होगा 2019 की आखिर 16 दिसंबर से लेकर तकरीबन जनवरी तक एकदम आर्टिफिशियली कीमतें बढ़ा दी, हालांकि कोई गंदम बाहर से नहीं आई। और जैसे ही उन्होंने, जिन लोगों ने होर्ड किया हुआ था, ये असल में बात है, वो होर्डिंग क्यों करते हैं, वो फिर मार्केट से प्ले करते हैं। तो जब वो कम कर देंगे, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से प्राइस फिक्स होती है। तो जब उन्होंने रखी हुई थी, शो ये किया कि नहीं है, जिन्होंने रखी हुई फिर उन्होंने 1300 पे ख़रीदी थी और बेचना वो चाह रहे थे ज़्यादा, तो फिर वही प्रॉफिटेबिलिटी, वो 40-45 दिन एकदम आपको याद होगा गंदम की कीमत बढ़ गई। तो वो भी एक फैक्टर था पिछले साल का जो चल रहा साथ साथ। तो फिर इस साल उन्होंने आते ही गेम मई में शुरू कर दी फौरी तौर गंदम के बाद। कराची में 1900 पे बिकने लगी, पेशावर तो वैसे ही शॉर्ट था इस दफ़ा, क्योंकि उनमें वहाँ गंदम सिर्फ 12.5 लाख टन हुई थी। और इसमें क्लाइमेट चेंज का भी इस दफ़ा हमने असर देखा है। ये
इस दफ़ा जो बारिशें हुई, टेम्परेचर हुआ मार्च की एंड में, और उसके साथ फिर एक रस्ट भी आ गया था। ये जो डिज़ीज़ है रस्ट, येलो रस्ट उसको हम कहते हैं, लीफ रस्ट है। सही। और उसमें जिन्होंने तो फंजासाइड इस्तेमाल की, मैंने पंजाब वालों से जो दरियाफ़्त किया है वो कहते हैं जी 20 से 25% हमने क्रॉप पे फंजासाइड इस्तेमाल की थी, जिससे रस्ट में कुछ कमी होती है, पर अक्रॉस द बोर्ड नहीं की। इस दफ़ा हमारी यही कोशिश होगी, जो आने वाला क्रॉप है, जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स थी, जो जहाँ जहाँ वो ऐसी चीज़ें हम नहीं कर पाए, वो अभी से हम प्लान कर रहे हैं। बल्कि हम तकरीबन 8 हफ्ते से प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जो हमारा सर्टिफाइड सीड है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जो आने वाला प्लान है उसके बारे में बताऊंगा कि हम प्लान करके किस तरह, क्योंकि ये रबी फसल तो आने शुरू होने वाला, तो वो प्लानिंग हमने की हुई है कि सीड का, और सीड जो है वो मेन जो बीज होता है हमारा, क्वालिटी, प्योरिटी, विगर, कि उसमें और दूसरे किस्म के सीड ना आ जाए, तो उसके ऊपर ये फेडरल गवर्नमेंट करती है सर्टिफिकेशन। तो वो हमने सारे फिगर, हमें पता है कि इस वक्त सर्टिफाइड सीड किसके पास कितना पड़ा। जब पहली दफ़ा वजारत की लेवल पे इसमें हमने ख़ुद दिलचस्पी ली है, और सूबों के साथ हमने कुछ 5-6 मीटिंग्स कर चुके हैं। एक तो प्योरिटी ऑफ सीड है, पर उससे ज़्यादा एक जो इम्पोर्टेंट फैसला अब हुकूमत ने करना है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और वो बहुत वाइटल एक हमारे लिए है। उस पर भी हमारी सूबाई हुकूमतों से बहुत मशावरत हो चुकी है, और मेरे ख़्याल में चंद दिनों में हम एक प्रपोज़ल ECC में लाएंगे। हमारी जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो हमारे एडवाइज़र फाइनेंस हेड करते हैं, उसमें जितने भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ के वज़रात उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके फ़ौरन बाद फिर हम कैबिनेट में लाके और फाइनल फैसला करें। इस महीने में अनाउंस कर देंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जी बिल्कुल, क्योंकि हाँ उसका फ़ायदा ही ज़्यादा तब होता है कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस कर दें, तो तमाम तर काश्तकार को पाकिस्तान में इस सारी चीज़ का पता। पाकिस्तान की जो हमारी वीट की पूरा एरिया है वो तकरीबन 22 मिलियन एकड़ है। 22 मिलियन एकड़, 22 मिलियन एकड़ में से 16 मिलियन एकड़ तो सिर्फ पंजाब का है, तो उसका हिस्सा बहुत बड़ी मेजॉरिटी का है। और 4 मिलियन के करीब सिंध में काश्त होती है गंदम, और बाकी 2 मिलियन जो है वो KP और बलूचिस्तान में। तो अब ये जो अवेलेबिलिटी है इस वक्त, आज हमारी सर्टिफाइड सीड गंदम की, जो सर्टिफाइड फेडरल गवर्नमेंट के इदारे ने की है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ने, वो तकरीबन है 4.5 लाख टन टोटल, और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन है 12 लाख टन बीज की, सारे पाकिस्तान। अच्छा, अब वो हमारी कोशिश ये है कि वो अगर उसमें कोई सूबों के साथ मिलकर, क्योंकि ज़्यादा तो पंजाब में इस्तेमाल होगा ये क्वालिटी सीड और सिंध में, तो हमने उनको कहा कि जो पब्लिक सेक्टर के पास, पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास, उस 4.5 लाख टन में से तकरीबन 50,000 टन जो है वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास है, जो हुकूमत का इदारा है, और फिर जो बाकी तकरीबन 4 लाख टन है वो इनके पास है। तो हमने अभी से ये प्लान किया था, क्योंकि जैसे बहरान खड़ा हो गया था हमारे वीट फॉर कंजम्पशन, तो अब हम नहीं चाहते थे कि सीड पे कोई बन जाए। फिर हमने एक और पीछे थोड़ा सा एक बैकअप प्लान भी बना लिया। और बैकअप सर जो बैकअप प्लान आप कह रहे हैं सर, इस आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपने खुद बात की कि पंजाब ने इस दफ़ा अग्रेसिव बाइंग की, लेकिन दूसरे सूबों को इसके ऊपर तो तहफ़्फ़ुज़ात आए कि जी अब जैसे सीड का इशू आ रहा है, तो सूबे कह रहे हैं हमें सीड नहीं मिल रहा, और सीड एसोसिएशन भी बात करती रहती है और चीज़ें भी हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीड अब नई क्रॉप के लिए सूबों को देने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है जो आप करने चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जी, ज़्यादा तो इस्तेमाल होगा पंजाब में, और ये 12 लाख टन में से सर्टिफाइड सीड तो तकरीबन, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 33-35% इस्तेमाल होता है। बाकी कुछ फार्मर्स खुद रखते हैं और कुछ वैसे ख़रीदते हैं। पर हमने एक बैकअप प्लान एक और रखा हुआ है, जो भी आपने बात की कि हो सकता है सीड की कहीं कमी हो, तो उसको हम देखते हुए, जो हमने देखा था ये जिस तरह प्रोक्योरमेंट हो रही थी, कि अगर सीड की कंपनीज मिसाल के तौर पे कहते हैं हमारे पास ख़त्म हो गया और अभी भी 1 लाख से 3 लाख टन की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बड़ा वाइटल चीज़ है सीड, तो हमने पास्को के पास तकरीबन 2 लाख टन जो पड़ी है प्रोक्योरमेंट उन्होंने की थी, उसमें हमने सफाई करवाई है। और वो प्योर सीड नहीं होगा, पर वो जर्मिनेट तो करेगा, उसी तरह चलेगा।
तो वो एक बैकअप सपोर्ट के लिए हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। स्टॉक्स में 2 लाख टन पास्को के पास और 1.5 लाख टन पंजाब फूड डिपार्टमेंट के पास। ये हमारा पहली दफ़ा ये बैकअप सपोर्ट हमने बना ली वैसे, क्योंकि इमरजेंसी में कोई पता नहीं होता। लोग जैसे हमने ये करते रहे, जैसे हार्वेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गंदम थी, प्राइस बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी, चढ़ा दी इन्होंने, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव था कि हम बाहर भेज देंगे। तो यहाँ हमने सीड के लिए रखा है कि बजाय कि फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं ना जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जब वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करेंगे जान के, हालांकि होगा, तो उसके लिए हमने बैकअप सपोर्ट रखी है कि अगर ये कोई इस किस्म की करते हैं, सीड की होर्डिंग कह रहे हैं, उसकी सप्लाई को थोड़ी सी रुकावट, तो हमने बैकअप प्लान बनाया अपने पास कि हम फिर वहाँ से बताएंगे कि ये वो ए प्लस सीड नहीं है, पर बी प्लस सीड है, और अगर आप लेना चाहें तो ये पड़ा है। तो इसका मतलब ये जो सूबों के खदशात हैं, अगर कि हमें शायद सीड इस दफ़ा कम मिले, तो उसके लिए आपका प्लान हमने बैकअप प्लान मैंने आपको भी से बता दिया। और ये हमने प्लान मैंने खुद बल्कि सोचा था कि ये लोग बहुत होशियार हैं, हम मार्केट को और तरह प्ले करते हैं, तो हमारे पास भी हाथ में कुछ हो, तो वो हमने ये 3 लाख टन के करीब पास्को और पंजाब के पास हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और हमारे पास वो लिस्टें पड़ी हैं कि वो कहाँ कहाँ पड़ा है, उनसे हमने ले लिए हैं। और उसको अगर मेरा ख्याल में शायद हम इश्तिहार में भी बताएं कि ये प्योर नहीं है, पर ये सीड के तौर पर इस्तेमाल, क्योंकि इसमें हमने बाकी क्लीनिंग वगैरह जो होती है वो की है। इस पर बात जारी रखते हैं नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी बात हो रही है सैयद फ़खर इमाम साहब से, और जो बड़ी डिटेल से बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर मैनिपुलेट बाज़-औक़ात कैसे कुछ प्लेयर्स कर जाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत या आपकी नज़र इन सारे प्लेयर्स पर है, वो चाहे सीड का इशू आए या चाहे आटा के हवाले से गंदम की स्मगलिंग का इशू आता है या उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से आता है, तो आप समझते हैं कि हर चीज़ कंट्रोल में है, आप मैनेज कर लेंगे? जी इंशाल्लाह। इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हमारे इन प्लेस हैं। ये और बात है कि चंद अफराद फिर भी वो मफाद परस्त जो होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। पर ओवरऑल जो मैंने आपको स्ट्रेटजी अपनी बताई है कि वो जो 12 लाख टन हमारा गंदम का सीड है, उसमें 4.5 लाख सर्टिफाइड है, और बैकअप में हमने तकरीबन 3 लाख टन आइडेंटिफाई किया ऑन द ग्राउंड, यानी कि कागजी बात है। तो उसकी ये हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, और फिर उसका हम इश्तिहार भी देंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी कि ये अवेलेबल है, अगर वो लोग थोड़ी सी आगे पीछे करते हैं, क्योंकि इस ऐसे बहरान में लोग अपने मफाद का ज़्यादा सोचते हैं और ओवरऑल जैसे, पर हमारा फ़र्ज़ बनता है एज स्टेट, एज गवर्नमेंट, और हम क्योंकि ज़िम्मेदारी से ये काम करते हैं, और लोगों के हम जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उनकी जो एसेंशियल चीज़ें उनको हम प्रोटेक्शन देने की जिस हद तक कोशिश हो। और मेरे ख्याल में इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी ली है, और हम उनके साथ बैठकर इस चीज़ के ऊपर, अब ये मैंने उनको प्लान नहीं दिया जो मैंने आपको बताया अभी, तो ये मैं अब जाकर और अभी पेश करूँगा। पर मैं समझता हूँ कि काश्तकारों की हद तक उनको ये पता हो कि इस किस्म की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके तहत उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो हमारे बहुत नज़दीक हैं कि हम उनको किसी तरह सहूलत फराहम करें, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है, फैसिलिटेटर्स हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट के, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक कम्पिटिटिव मुल्क बने, जो कि हम नहीं बन सके। अब 10 साल में, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल मुतवातिर पिछले 10 साल में पाकिस्तान की यील्ड पर एकड़ पर हेक्टर नहीं बढ़ी। वो और बात है क्यों नहीं बढ़ी, उसमें मैं नहीं जाता। 27 मन है हमारी नेशनल एवरेज। अगर हम 1 मन भी बढ़ाते हैं पर एकड़, 7.5 लाख टन इजाफी गंदम पैदा हो। 2 मन बढ़ाते हैं 15 लाख, वो जो गैप है हमारा। तो इसीलिए हमने सीड के ऊपर टोटल कंसंट्रेशन किया शुरू में। फिर हमारी जो इनपुट्स होंगी, फर्टिलाइज़र, फॉस्फेट का बहुत इसमें एलिमेंट होता है, बदकिस्मती से वो इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चली गई है पिछले दिनों में, और उसकी थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ रही है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हम दे सकते हैं कोई रिलीफ वहाँ फिस्कल पैकेज के ज़रिए, वो भी। फिर इसके साथ यूरिया की ज़रूरत होती है अगले 6 महीने में, ख़ास तौर पे अगले 3-3.5 माह में। तो उन चीज़ों के वो मेरे कॉलीग क्योंकि इससे डील करते हैं, हमाद साहब, उनकी पूरी नज़र है, और वो इस पर 2-3 मीटिंग्स भी
कर चुके हैं, 2-3 और मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी फिर वीडिसाइड्स, फंजिसाइड्स और पेस्टिसाइड जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो कि उसकी फ़्लो में और उसकी निस्बतन कीमत में वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो कि हमारे लोग हमेशा ऐसे आड़ में करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक थोड़ा सा है ओवरऑल, लेकिन इसके ऊपर मॉनिटरिंग भी करें। पर उससे ज़्यादा जो आदमी समझता हो असल में, तो अगर वो पहले ही देख ले। अब ये सीड का, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल काम करता हूँ, काश्तकारी करता हूँ, तो मुझे पता था कि इन्होंने जिस तरह किया है ये, कि हम पहले ही कोई बैकअप प्लान बना लें कि वो फिर अगर होगा तो फिर हम कहेंगे जनाब ये तो पड़ा, आप ले लें। और फिर इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होगी, और एक मेरे ख्याल में हमारी सूबाई हुकूमतें ख़ासतौर पंजाब ने एक अवेयरनेस कैंपेन का पूरा प्लान बना लिया कि वो लोगों को आगाही करेंगे। उस आगाही में 4-5 में एक तो है सीड, क्वालिटी ऑफ सीड, उसकी जो है इसमें विगर कि किस तरह होगा, उसकी नॉर्मल यील्ड्स पर एकड़ क्या आती रही हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। वो फैसला तो फार्मर खुद करता मैं कौन सा, पर उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके साथ टाइमिंग बड़ी ज़रूरत है कि अगर वो इस एक टाइम के ज़रिए जोन्स पर डिपेंड करेगा, और वो जो बेहतरीन टाइम होता है वो चंद ऐसे कुछ इलाकों में यकम से 30 नवंबर पर होता है, कहीं 10 नवंबर से 30 होता है। ये जोन्स पर डिपेंड करता है, और उसमें अगर आ जाए तो फिर ऑप्टिमम कहते हैं प्रोडक्शन होती है। उससे पहले या बाद में इतनी प्रोडक्शन नहीं होती, तो उनकी आगाही जोन वाइज की जाए। ये जोनिंग भी बहुत लॉन्ग टर्म हमें करना पड़ेगा कि जिस हद तक हम कर सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जोग्राफी तौर पर एक बहुत ही माउंटेन से शुरू होकर सी तक जाता है, तो हमारे जोनिंग्स का भी एक ज़माने में ओवरऑल जोनिंग्स होती थी, अभी हमें दोबारा वो करनी पड़ेंगी। क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। सर आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मल्टी क्रॉपिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे आप समझते हैं कि जोनिंग प्रैक्टिकल होगी? ऑप्शंस होंगे ना उनके पास। अब आपने जो बात की बिल्कुल सही है। अब देख लें आप, ये जो हमारे ख़ास तौर आजकल सहीवाल डिवीज़न और ऐसे लोग प्राइम एरियाज थे कॉटन ग्रोइंग के 30 साल पहले, वो टोटली आउट हो गए। वहाँ पोटैटो, मकई और धान आ गया। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे। अब साउथ पंजाब में हमारा जो बहावलपुर डिवीज़न है अभी भी नंबर 1 डिवीज़न है कॉटन प्रोडक्शन में, और उसके साथ वहाँ शुगर बहुत आ गई है। अगर आप नक्शे बनाकर देखें आज से 20 साल पहले वहाँ क्या कैफियत थी, वहाँ 85 to 90% कॉटन थी, अब शायद 40-50% रह गई हो, बाकी वो डाइवर्ट हो गई है। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। फिर हमें ये भी देखना चाहिए मवाजना, कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है, मुल्क को किसका है, काश्तकार को किसका है। देखिए ना जी, काश्तकार ने तो ये नहीं देखना ना ओवरऑल, उसको नहीं पता होता स्ट्रैटेजी। उसने तो कहना कि अगर कपास से मुझे इतनी बचत है, धान से इतनी है, मकई से इतनी है, पोटैटो से, तो वो फिर ऑप्शन अपनी एक्सरसाइज करता है। तो हमें उस किस्म के टूल्स उसके लिए प्रोवाइड करने चाहिए, जिसमें सीड सबसे इम्पॉर्टेंट है, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, और फिर उसको साथ साथ बताना जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, और फिर रिसर्च। पाकिस्तान में हमारा एक रिसर्च का, जैसे आपने मिनिस्ट्री का जो है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, PARC NARC हमारे एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं ये चाहूँगा कि उनकी हम एवेल्यूएशन भी करें, उनकी बेहतरी हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि बुनियाद ही रिसर्च होता है ज़राअत में। रिसर्च एक्सटेंशन के ज़रिए काश्तकार तक पहुँचाता है वो इंफॉर्मेशन, और ये दूसरे ममालिक में तो वो इंस्टेंटली करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस किस्म के पोर्टल्स बनाए हुए हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी है कि वो काश्तकार बहुत जल्दी उसको वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हमारे यहाँ जाती तो है, पर उस तरीके से शायद नहीं जाती। पाकिस्तान में शायद 8.2 मिलियन फार्म्स हैं टोटल, जिसमें पंजाब के 5.4 मिलियन फार्म्स हैं। तो उसकी भी हमारे पास अभी टोटली उस तरह रिकॉर्डिंग नहीं हुई जिस तरह हम चाहते हैं। फिर उसकी डिसएग्रीगेशन होनी चाहिए होल्डिंग साइज़ के मुताबिक। कुछ हद तक तो हमारे पास फिगर्स हैं, पर उतने शायद एक्यूरेट नहीं हो जितने हमें होने चाहिए। इसके ऊपर भी हमें जो हमारा डेटाबेस है उसकी जो मैं समझता हूँ फाउंडेशंस हैं, उसमें हमें ज़्यादा तवज्जो करके, और हर ये सूबों से बेसिकली मिलेगा सारा, क्योंकि रिकॉर्ड बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू का उनके पास होता है। तो वहाँ से फिर काश्तकार को खुद जब ये इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी तो वो सोचेंगे कि हम कौन सा मुतबादिल लगाएं या वही लगाते रहें। वैसे बहुत ज़हीन होते हैं हमारे काश्तकार, बड़े श्रूड होते हैं कि वो ऐसे काम नहीं करते जो कि लॉस में जाए। एक दफ़ा हो जाता है, फिर अगले साल उसकी तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। तो उनके लिए भी बड़े, क्योंकि
साल गुजारना होता है, आमदनी तो उनकी 2 दफ़ा साल में आती है, खरीफ और रबी से, तो उनको फिर बिल्कुल यही कैलकुलेशन से, और हमारे, मैं समझता हूँ वैसे तो कह देते हैं कि नहीं जी हाँ, उसमें बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, रिसर्च के ज़रिए कि उनको हम किस किस्म का, अब मिसाल के तौर पर आप मकई ले लें, मकई एक ऐसी क्रॉप है जो पिछले 10 साल में डबल प्रोडक्शन होगी। 38 लाख प्रोडक्शन होती थी 10 साल, अब इस साल वो 76-77 लाख टन चलेगी। क्यों? बीज, और बीज कहाँ से आया? मल्टीनेशनल से दिया। पाकिस्तान के अंदर नहीं हम वो कंपेटिटिवली वो सीड उस लेवल का प्रोड्यूस कर सके जो कि यील्ड पर एकड़ देता था। वो 5, 6, 7 मल्टीनेशनल्स ने बाहर से सीड लेकर आए। कॉटन में ये नहीं कर सकते आप। कॉटन में आप ये नहीं है कि चाइना से सीड ले आए, ऑस्ट्रेलिया से। हमारी आप समझते हैं कि जो रिसर्च इदारे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं, उनकी को हम शायद हमारी तरजीह नहीं रही माजी की हुकूमतों की कि वो इतने परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ख़ास वजह से आप सीड की बात करें, फी एकड़ पैदावार गंदम की आप 27 मन से आगे नहीं लेके जा पा रहे। बांग्लादेश की 30 मन है, इंडिया की 33 है। हमारे में रीजन की अगर फ्रांस की करूँ डबल है। किसकी नाकामी किसकी समझी जाएगी? ये हमारी सब की है, और इसमें मेन तो हमारे रिसर्च इदारों की बेसिकली, पर रिसर्च इदारों के लिए भी तो 2 इश्यूज़ हैं ना जी। उनके पास बहुत से लोग हैं, उनका मयार, उनका परफॉर्मेंस, उसकी एवैल्यूएशन निस्बतन कम होती है। और उसके अलावा एक और इशू है कि उनकी 90% जो वो अखराजात हैं वो सिर्फ उनके सैलरीज़ में चले जाते हैं, उनके जो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें चले जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जिसको कहते हैं। और रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च पे मेरा ख्याल है 10% मुश्किल से पैसा। ये इन चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी, और क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त बजट कंस्ट्रेंट्स में हम फिरते हैं ना जी, तो फिर वो कट्स ऐसे लोगों। और पिछले 25 साल से मैं तो ये कहूँगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज़रूरी है। ज़राअत के साथ जब तक आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, आपके बेसिक स्कूलिंग, क्वालिटी स्कूलिंग, आपकी बेसिक हेल्थ सेक्टर्स, क्वालिटी हेल्थ सेक्टर्स, आपकी सड़कें, पर सड़क ऐसी नहीं कि वो आधी गायब ही हो जाए जैसे क्या होता रहे, और आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन, आपकी फिर ये जो 4G वगैरह की इंटरनेट अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई अब बातें आप। और उसके साथ सूरज सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम तो पाकिस्तान का दुनिया में सबसे बड़ा है। 25 मिलियन एकड़ का हमारा जो इंडस बेसन का ये इरिगेशन सिस्टम, उसकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं हुई। फिर ये जो हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हमने किए हैं, पर क्योंकि ये कॉस्टली हैं और इनके जो नेट क्या कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि इसमें मुआवजा कितना वापस आता है उसके इन्वेस्टमेंट के बावजूद, ये चीज़ें हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट वो जो मैंने 5-6 चीज़ें कही ना, क्योंकि हमें देही इलाकों की तरफ भी ये ठीक है कि जी, क्योंकि आपके जो यूनियंस होते हैं वो फैक्ट्रियों में बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज होते हैं। आपका मीडिया इज अर्बन बेस्ड, पेरिफेरल इश्यूज उठाते हैं, वो भी सेंसेशनल जब ज़राअत ये होते हैं, रूरल की बात है। ओवरऑल जैसे मैंने पिक्चर आपको दिया, टोटल बहुत कम लोग हैं जो इस किस्म का एनालिसिस करते हैं। मैं जो पढ़ता हूँ अपने मीडिया के ज़रिए, और हमें ये देखना चाहिए। फिर उन लोगों के लिए बड़ी दुश्वारी है क्योंकि ऐसे वहाँ चीज़ें आ चुकी हैं जो पहले बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आप प्रोडक्शन में बढ़ते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, तो फिर चैलेंजेस भी उसकी तरह बढ़ते हैं। और फिर चैलेंजेस फेस वही कर सकता है जिसके पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन हो, रिसर्च हो, और वहाँ करके और फिर उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर आए। उस तरफ हमें जाना पड़ता है। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो मेन इदारे हैं उनके हम एवेल्यूएशन भी कराएं, और अगर हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है हम ज़रूर लें। चाइना ने इसी तरह तरक्की की, वो सुपर पावर बन गया। उसने तकरीबन 25 से 30 लाख 40 साल में स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजा, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। और जब वो वापस वो नॉलेज को लेकर आया, वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज के जरिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुई। उसके लिए रिसर्च के जो इदारे थे उनकी अपनी जो वायबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आज आप देखें कि चाइना का जो ये आ रहा है हमारे पास सीड, इसका हाइब्रिड सीड राइस का, इस साल उसने 100 से 125 मन पर एकड़ दिया, जहाँ हमारी अपनी राइस जो है उसको मैच नहीं कर पाती। हाइब्रिड है, एक दफ़ा इस्तेमाल हो फिर अगले साल नहीं कर सकते, फिर हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते। वही चीज़ अगर हमारे रिसर्च सेंटर्स पैदा करें
तो बहुत बेहतर होगा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए, और वो चीज़ों की तरफ हम अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर हमारी हार्मनी होगी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि हमारे साइंटिस्ट ने डिलीवर करना है। वो किस तरीके से करते हैं, उनको हमने ज़राए, जैसे मैंने कहा, कि उनके पास वो लैब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हों, उनके पास रिसर्च की जो ये देखिए अहम बात है कि फंड्स भी इंक्रीज हों उनके लिए। आपने कहा कि 90% फंड्स के साथ जी फंड्स तो बेस है ना जी, उसके साथ फिर वो एक्वायर करेंगे वो चीज़ें जो कि दूसरे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बेसिकली उस किस्म की हो जो कि ग्लोबली वर्ल्ड क्लास हो, और फिर साइंटिस्ट भी वर्ल्ड क्लास हमें बनाने पड़ते हैं, फिर ही जाके हम करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन एक नॉर्मन बॉला था साइंटिस्ट अमेरिका के, उसने जाके सिमट में मैक्सिको में 15 साल इतना काम किया कि 15 साल की रिसर्च के बाद वो लेकर आए हाई यील्डिंग वैरायटीज़, और वो डॉफ वैरायटीज़ थी, उनको पानी देते थे, ज़्यादा खाद देते थे, वो लॉज नहीं करती थी, गिरती नहीं थी, और फिर आसानी से वो हार्वेस्ट हो जाती थी और 2, 2.5, 3 गुना ज़्यादा यील्ड दी, जिसकी वजह से हमारे जैसे खित्तों में हम इंतज़ार करते थे शिप्स का 60s में कि आएंगे तो यहाँ फैमन नहीं होगा, लोग क्या करेंगे। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही हमारे इलाकों में, और हम बाय एंड लार्ज कई दफ़ा सरप्लस भी हो गए। अच्छा, फूड सिक्योरिटी के लिए सर वाटर और आपका क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है आगे आने वाले दिनों में भी, और आप देख भी रहे हैं, आपने इस पर बात भी की है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी नाज़रीन ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद फ़खर इमाम साहब ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से आप समझते हैं कि जो सूबे हैं वो कॉन्शियस हैं, या उन्हें थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है? आप समझते हैं कि उनको आपने इस अरसे में कैसा देखा है, आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ें? मेरा ख़्याल है हमारी सूबाई हुकूमतें को पूरा इल्म है कि जो हमारे मुल्क के चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर ज़राअत में, हमारे लोग ज़हीन भी हैं, मेहनती भी हैं। ये और बात है कि हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले जो हमें मिलने चाहिए थे, और उसकी एक वजह ये भी है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमारी शायद रिसर्च, हमारे पास प्योर बेसिक रिसर्च बहुत कम है, ना होने के बराबर है, जो दूसरे ममालिक में होती है, और हर मुल्क में नहीं होती। चंद ममालिक हैं जिसके पास प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च होती है ज़्यादातर। अब हमें भी चाहिए कि हम फिल फॉर तो अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाएँ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे, और ख़ास तौर पे इसमें यूनिवर्सिटीज़ का बहुत अहम रोल हो सकता है। हमारे पास 5 बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़, और उसमें बहुत ही काबिल लोग बैठे हैं, और वो मैं समझता हूँ इतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है जितना उनको होना चाहिए। मेरा अपना एक असेसमेंट है, और वो जो ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि उन्हीं में से लोग आते हैं हमारे रिसर्च सेंटर्स में, वहीं से तालीम हासिल करके, कुछ उनमें से बाहर चले जाते हैं एमफिल और पीएचडीज़ के लिए, फिर आके हमारे इदारों में वो तैनात होते हैं, और वहाँ से जो पूरा एक सिस्टम्स खड़े कर देते हैं, क्योंकि रिसर्च की कंटिन्यूटी की भी बड़ी ज़रूरत है। और फिर उनको चाहिए कि ये टारगेट्स हैं, फिर उसकी, जैसे मैंने कहा, इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हमें कुछ चंद अफराद फुल टाइम इस काम पर लगा देने चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर इसके साथ मुंसलिक है। आपने पानी की बात की, पानी के 3 पहलू हैं। डैम्स, हमने तरबेला मंगला बनाया, तरबेला को मुकम्मल हुए 1975 में, उसके बाद हमने एक डैम, उस वक़्त ये 2 थे। डैम्स क्यों बने थे? ये रिप्लेसमेंट थी वो जो 39 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर सतलुज ब्यास रावी का हमने इंडस वाटर ट्रीटी में दिया। ये रिप्लेसमेंट, पूरी रिप्लेसमेंट नहीं थी, पार्शियल थी, पर उससे ये हुआ कंट्रोल्ड वाटर सिस्टम्स हमारे पास आ गए इरिगेशन के, और उससे फिर ये जब आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, एरी राइस फिलीपींस के इदारे से और मैक्सिको से, उससे फिर हमारा बहुत प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। उसके बाद हम नहीं बना सकते। अब भाषा डैम का जो फैसला हो, पहले भी होता रहा, और मैं अब समझता हूँ सीरियसली हो चुका है डायमर भाषा डैम, ये इस हुकूमत का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारनामा है। अगर ये चल पड़ता है और इसमें इन्वेस्टमेंट पूरी तरह आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा पानी का भी होगा, और फिर उसके एज ए बाई प्रोडक्ट बिजली का भी, और वो बिजली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्ती तरीन हो जाती है, बस ये दूसरे जो ऑयल बेस्ड और गैस बेस्ड आपकी बिजली होती है, तो हमें वो लाजमी बनाना चाहिए। उसके साथ हमारी ये जो नहरें हैं, कुछ तो हमने अपग्रेड कर दिए, पक्की कर दी, बहुत सी ऐसी रह गई हैं जिनको हमें इनकी लाइनिंग करनी बड़ी ज़रूरत। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं इन पार्ट्स, और अभी भी जा रहा है, उस पर वफाकी हुकूमत ने जो पिछले साल PM
का पैकेज का प्रोग्राम था 277 बिलियन का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, उसमें से 210 बिलियन का 77 बिलियन हुकूमत वफाक का था, 200 था सूबों का। तो उसमें सूबों की पार्टिसिपेशन है और उनका इसमें पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि काश्तकार के सबसे नज़दीक तो हमारे सूबाई हुकूमतें और ज़िलों में और तहसीलों में और मवाज़ियात में, उन्हीं का टोटल वहाँ उनके साथ सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है इससे इजाफ़ा भी होगा प्रोडक्शन में, पर इसमें हमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए और वो चीज़ें जब हम पहुँचा देते हैं ऑन फील्ड, इसको ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें लेज़र लेवलिंग का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और ये लेज़र लेवलिंग 15-20 साल से तो हो रही है, पर शायद उस पैमाने पर नहीं हो रही। और ये भी उस प्राइम मिनिस्टर पैकेज का एक अहम तरीन हिस्सा है, जिसमें 50% सब्सिडी के ऊपर लैंड लेज़र जो हैं वो काश्तकार को दिए जाएंगे बजरिया सूबा। अच्छा, ये बात कर रहे थे आपने बार बार जिक्र किया सीड का, और आपने कई फसलों की सीड की, जो हाइब्रिड सीड थी उसका आपने बात की, लेकिन जब हम कपास पर आते हैं, कपास की कोई ऐसी वैरायटी अब नहीं आई काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में, जो अब जैसे सफ़ेद मक्खी एक बड़ा चैलेंज है और वो मुसलसल कपास का पैदावार भी मुसलसल डिक्लाइनिंग उसमें है और ज़र काश्त रकबा भी बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या हल है? पाकिस्तान के रिसर्च इदारों के पास, कॉर्पोरेट रिसर्च के इदारों के पास कोई हल है या नहीं? मेरे ख्याल में कुछ हद तक है, पर पूरी तरह नहीं, मेरा अपना असेसमेंट है। और इसमें अगर हमें गैर मुल्की माहिरीन की ज़रूरत हो, देखिए जी, हम 1991 में कपास की हमारी पैदावार जो थी वो 12.8 मिलियन थी 1991 के तौर पर। इंडिया की थी 11 मिलियन बेल्स। आज इंडिया चला गया 35 से 40 मिलियन, हम 12.8 मिलियन से पिछले साल 9 मिलियन पे आ गए। उसकी मेन वजह क्वालिटी ऑफ सीड, वो उन्होंने वो और टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने वो ख़रीदारी की गैर मुल्कियों से। उसकी भी एक अब थोड़े से लोग जो हैं उनको रिजर्वेशंस हैं कि वो जो सीड है उसमें जो एक इशू बन रहा है, पर उसके बावजूद चाइना ने की 94-95 में, ऑस्ट्रेलिया ने की, इंडिया ने 2002 में की, तुर्की ने की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने की, जितनी भी मेजर पार्टी, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने नहीं की, जो भी वजह आज तक नहीं की हमने। हमारे पास बोल्ड गार्ड 1 है जो इरेगुलर तरीके से नहीं आया, वो बोल्ड गार्ड 2, 3, 4 पर भी चलेगा, वो और बात, वो मेजर ब्रेक थ्रू है। अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम चाइना के ज़रिए कोई कॉटन में खसूसी तौर फोकस करके, वो उनका भी इंटरेस्ट है पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि हम उसमें बहुत पीछे रह गए, कि हम ऐसी वैरायटीज़ लाएँ जिसमें अगर उसमें जीन आ जाती है रेजिस्टेंट टू वाइट फ्लाई, जीन आ जाती है टू रेजिस्टेंस टू पिंक बोलवर्म, जीन ये जो बोल्ड गार्ड 1 थी अमेरिकन बोलवर्म के खिलाफ रेजिस्टेंस देती है आपको, पिंक बोलवर्म के नहीं देती वाइट फ्लाई जैसे बिल्कुल आपने निशाना सही लगा। पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा डैमेज हमें वाइट फ्लाई और उसके बाद पिंक बोलवर्म कर रहा है, पर हमारे पास वो पेस्टिसाइड उस शायद क्वालिटी की, यहाँ रिसर्च का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हम रिलायंस हमारी टोटल बाहर के केमिकल पे है। हम कोई यहाँ चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, 100% हमारा जो केमिकल है हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। अच्छा, फिर उसको हम लेकर आते हैं, उसकी हम फॉर्मुलेशन यहाँ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमने 72-73 साल में किसी केमिकल की नहीं की, क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल मैं अपने आप को पूछता हूँ, और ये इस तरफ भी हमें जाना चाहिए। पर उसकी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये हल फौरी नहीं, पर हमें उस तरफ सोच भी हमारी नहीं गई कि हमारे कभी जो ये लार्ज इंपोर्टर्स हैं या जो भी हैं, हमारी ये पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की कि जो चीज़ बाहर से आती है यहाँ मैन्युफैक्चर हो। दूसरे ममालिक में, हमारे हमसाया मुल्क में जो चीज़ भी बाहर, वो कहते हैं 3-7-10 साल में 100% मैन्युफैक्चर, हमने ये पॉलिसी नहीं अपना, और उसमें मैं समझता हूँ हमारा नुकसान है। फिर हम वो सीखते नहीं हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, किस तरीके से बनते हैं, और फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है रिसर्च के साथ, और उस चीज़ को हम कंट्रोल भी शायद बासलाहियत तरीके से कर सकते हैं। यही चीज़ें हैं जिसमें हमें सोचना होगा, पर क्योंकि हम हर वक्त इमरजेंसी प्रोग्राम्स में लगे रहते हैं, हम फौरी तौर चाहते हैं एक चीज़ का रिजल्ट हो, वो रिसर्च फौरी रिजल्ट नहीं देती। तो हमें थोड़ा सा ठहराव की तरफ, पर वो ठोस किस्म की बुनियादों पे हमें अपने रिसर्च सिस्टम्स खड़े करने चाहिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन साथ साथ होनी चाहिए, और वो लोग करें जो न्यूट्रल है, जो फेयर माइंडेड है। उसमें हम अगर गैर मुल्की भी मंगाने पड़े
उसमें चाइनीज़ आ जाएं या कोई और लोग आ जाएं जिसकी वैल्यूएशन साथ साथ करें, क्योंकि ये बहुत होनहार लोग हैं और उनके पास वो विजडम भी है, एक्सपीरियंस भी है और वो जानते हैं, ये साइंटिफिक नॉलेज का भी उनके पास पूरा एक बहुत ज़रा ख़जाना है। सर, आप देख रहे हैं कि हमें ज़रूरी माहिरों की ज़रूरत है, या आप समझते हैं जैसे आपने इशारा भी किया कि हमें बीज लोगों ने दूसरे ममालिक ने लिया और उससे फ़र्क पड़ा, हम बीज के हवाले से भी चाइना की तरफ देख रहे हैं, या आप समझते हैं हमें सीड टेक्नोलॉजी में बहरहाल ये तो स्टेप लेना पड़ेगा कॉटन के हवाले से ख़ास तौर पे? नहीं, मैं सोचता हूँ कि हमने अभी बात नहीं की स्पेसिफिकली किसी मुल्क के साथ कि हमें आप ट्रांसफ़र, पर जब हमारा ये चाइना के साथ अब ये सी पैक का जो अगले फेज़ आ रहा है उसमें 7 जो हमारे मेन उनके साथ कोऑपरेशन के सेक्टर्स है उसमें एग्रीकल्चर भी है। जो ये आउट गोइंग चाइनीज़ सफ़ीर था, मैंने इनसे इस पर बड़ी तफसीली 2 दफ़ा गुफ्तगू की थी, तो वो कह रहे थे कि जब हमारे माहिरीन आएंगे वो आपसे बैठ के इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम भी अपने जो माहिरीन हैं उनके साथ बिठा लेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। और ममालिक अगर हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है मिसाल के तौर, तुर्की के साथ हम कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ तो बहुत कोशिश होती रही 20 साल, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कामयाब हुआ, जो भी वजूहत। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से भी महारत मिलती है जो कामयाबी से हम आगे लेकर चल सकें, तो इन चीज़ों की तरफ हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि वो क्या है। क्योंकि जब तक हम, जैसे मैंने कहा, हम गंदम में मैंने आपको फिगर्स दे दिए और ये कॉटन के भी इस साल जो है वो अच्छे फिगर्स नहीं आपके पास आएंगे। क्लाइमेट की चेंज की वजह से सिंध में जितनी बारिश हुई है 100 साल में इतनी कभी नहीं, उनका बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ मेरा ख्याल में। 45 लाख बेल उनका हदफ है, बिल्कुल करीब भी नहीं वो जाएंगे उसके, मेरा अपना असेसमेंट है। और आप देख लेंगे जो फिगर्स आए हैं PCGA के 30 सितंबर को, उसमें पिछले साल 29 लाख बेल आई थी, इस साल 19 लाख, 10 लाख बेल अभी शॉर्ट हो गया पाकिस्तान का। और ये मुझे नज़र आ रहा था पहले, और मैंने एक दिन जब ये बारिशें शुरू ही हुई थी तो मैंने कहा था सिंध का मेरा अपना असेसमेंट है, और वहाँ से भी लोगों की आ रही थी आवाज़ कि 5 लाख बेल तो आप समझें कि नुकसान हो गया। पंजाब का भी फिगर जो है पिछले साल से कम है, और पंजाब की तो काश्त भी कम है। जो हमारा हदफ था, टारगेट था पंजाब का 6 मिलियन का था, 60 लाख बेल का था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, बारिशों की वजह से क्लाइमेट चेंज, यहाँ भी बारिश हुई ना 3-4 दिन बड़ी क्रिटिकल, जिसने ख़राब किया हमारे और उसमें अब हमारा फिगर जो आ रहा है एस्टिमेटेड गेस्टिमेटेड 50 से 55 लाख। तो अभी से ही वो जो 60 का था वो 5 लाख तो वैसे ही हो गया, और हो सकता है कि इसमें भी कमी हो, क्योंकि यहाँ वाइट फ्लाई ने बहुत डैमेज किया और इसके साथ साथ पिंक बोलवर्म भी है। तो कुछ लोगों ने तो कंट्रोल किया, पर वो किस हद तक, और ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का इशू है कि ये केमिकल इतनी दफ़ा इस्तेमाल होता है, क्यों नहीं इफेक्टिव है पूरी तरह, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास उसका जवाब टेक्निकली नहीं है, काश के होता। पर यही चीज़ें हैं, अगर हमारा साइंटिस्ट और हमारे प्रैक्टिशनर्स का आपस में एक सिनर्जाइज किस्म का हो, क्योंकि ये चैलेंजेस हैं और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए कि चैलेंज है हमारे, वो अमूमन हम इन चीज़ों को नहीं करते, है बहुत बड़ा चैलेंज और उसको हमें ओवरकम करना चाहिए। सर, आपने खुद बात की कि हमारे यहाँ जो स्टेट का इंटरेस्ट ये है कि कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फार्मर मुसलसल लॉस करने के बाद वो डिप्रेस है। इस मिसट्रस्ट को, इस नाउमीदी को आप क्या देखते हैं कि कैसे आप ग्रोवर को खड़ा करेंगे कॉटन के कि वो दोबारा इस तरफ आए जब तक अच्छा सीड उसे मैसर ना हो? बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसी के ऊपर एक माह से हम सोच रहे हैं। जैसे हमने गंदम की सीड के बारे में प्लान किया है ना, और तकरीबन जहां हम चाहते थे हम पहुंच गए हैं। अब ये जो मौजूदा क्रॉप आ रही है, इसमें से कहां से क्वालिटी सीड हमें मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वही सीड हमने अगले साल। तो मैंने अपने आदमियों को इसके ऊपर पहले से कहा हुआ है कि जैसे भी हो, जहाँ भी अच्छा सीड मिले, चाहे वो हमारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब सीड कॉरपोरेशन या जो भी हमारे सूबे, ये सूबे करते हैं ना बेसिकली, और फिर प्राइवेट सेक्टर तो खुद करता है, कि जहाँ जहाँ बेहतर सीड नज़र आता हो उसको आइडेंटिफाई करें, और सीड सर्टिफिकेशन वाला जो इदारा है उसको सर्टिफाई करें। वो वैसे करते हैं, उनके पास एक पूरा मैप बना हुआ है जहाँ से जाके वो इस चीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं, और वो इंस्पेक्शन के बाद फिर उसको देखते हैं आखिर तक कि इसमें क्वालिटी है या नहीं है। पिछले साल तो हमारी क्वालिटी बिलो पार थी कि नॉर्मली 75% जर्मिनेशन वाला सीड जो होता है वो
सर्टिफाई होता है। पिछले साल उन्होंने 47% किया क्योंकि नहीं मिलता ही नहीं था नासिर, जब मुहैया नहीं है। जैसे भी गंदम की बात हो रही, तो अभी से उसकी आइडेंटिफिकेशन, बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत कम सीड आपको क्वालिटी का मिलेगा। जब बारिशों ने इतनी खराबी मचा दी, कहाँ से लाएंगे? तो जो भी मिलता है उसकी तरफ अभी से तवज्जो होनी चाहिए, अभी से। और ये पूरे तरीके से, क्योंकि हमारी ज़रूरत है टोटल क्रॉप की 42 से 45 हज़ार टन पाकिस्तान का। अब उसमें से अगर हम एक्वायर कर लेते हैं 30-35 हज़ार टन भी, अब देखना ये होगा कि ये इंस्पेक्शन वालों से कि किस तरीके से वो आया कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ये एक है हमारे लिए चैलेंज। लास्ट क्वेश्चन, एग्री क्रेडिट तवक्को की जाती है कि शायद वक्त के साथ साथ बढ़ रहा हो, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल एग्री क्रेडिट में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो 7-8% से ज़्यादा बढ़ा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये एग्री क्रेडिट्स फार्मर को मिल जाए, उसे सपोर्ट मिल सकती है, और कितने परसेंट इजाफा होना चाहिए अगले 2-3 सालों में? आप क्या समझते हैं? इस पर कहीं हुकूमत देख रही है? जी जी बिल्कुल, इस पर हुकूमत की नज़र हर वक्त है। और जैसे आपने कहा कि वो 7-8% स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, बल्कि एक तो मेन बैंक है जो हुकूमत का है, ZTBL तरक्याती बैंक। और इस दफ़ा हुकूमत ने फैसिलिटी भी दी है कि जो 10% 12 एकड़ तक लोग हैं उनका वो 10% जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार देगी। वो शुरू हो गया प्रोग्राम। और इसी तरह ट्रैक्टर्स के लिए भी 1.5 अरब का पैकेज चला गया कि वो दिया जाएगा काश्तकार को जब वो ख़रीदारी करेगा। और फिर ये आपकी वाइट फ्लाई का भी इशू शुरू हो गया, कुछ इस साल इस्तेमाल होगा पैसा फिस्कल पैकेज में। ये तकरीबन 11-12 अरब जो हुकूमत ने दिया है हमारी मिनिस्ट्री के ज़रिए। सर कुछ रेट भी हुआ ना सब्सिडी फर्टिलाइज़र पे, वाइट फ्लाई पे जो सब्सिडी थी? जी जी, वो मैंने कहा ना कि ये भी लेट है, पर वो जैसे चलता है हुकूमतों का अपना तरीका, वो दिया गया है, पर वो 12 महीने के लिए चलेगा ना जी। और ये कुछ अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फर्टिलाइज़र में भी काश्तकार तक वो फिस्कल पैकेज की सब्सिडी पहुंचाई जाएगी। उसमें प्रॉब्लम आता है कि सूबाई हुकूमतों के ज़रिए देना पड़ता है और उनको फिर मैकेनिज़म्स बनाए। वो मैकेनिज़म्स के ऊपर ही हमारे लिए एक बहुत दुश्वारी का स्टेज आ जाती है, क्योंकि वो कुछ कहते हैं कि ये ठीक है, काश्तकार कहते हैं नहीं जी इस तरह करें, हुकूमत वाले कहते हैं जी ऑडिट की वजह से हमने ये करते हैं। हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी और काश्तकार को वो पैसा मिले, बजाय कि जो मिडल मैन है ये ले जाते। ये हमारे लिए एक इशू बना हुआ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, सैयद फ़खर इमाम साहब ने एक बात बहुत अहम की आखिर में कि काश्तकार को पैसा मिलना चाहिए, उसे ये एतमाद होगा तो वो आगे ज़राअत को बढ़ा सकेगा, वरना ज़ाहिर है कि एक मुश्किल सी सूरत हाल रहती है। और हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि काश्तकार फैसिलिटेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब ही रहेगा। अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।